नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और ये भारत लाइव में पंचनामा है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे संपादक मौजूद है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति अभी क्या चल रही है। हम कैबिनेट विस्तार के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं तमाम नेताओं से पूछ के कि कैबिनेट विस्तार कब होगा। अब जब विस्तार करेंगे तो पता चल जाएगा आपको भी, और हम आपको उसी समय बता देंगे। लेकिन हम आपको बिहार की राजनीति की बात बताने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में भी क्या चल रहा है। सभी दल अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, बीजेपी को छोड़ करके, क्योंकि बीजेपी तो पहले से मजबूत है। पहले छोटी भाई थी, लेकिन अब बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आपको पता है कि किस तरह से मजबूत कर रहे हैं अपने आप को। शक्ति संचय की जो बात हमारे संपादक बीते दिनों पंचनामा में बताया था कि शक्ति संचय कर रहे हैं, तमाम लोगों को बुला रहे हैं जो भूले बिसरे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो और भी लोग हैं, उनको बुला रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पार्टी है, चिराग पासवान की बात करें, जिन्होंने नीतीश कुमार को बहुत नुकसान पहुंचाया था, अब फिर चाहते हैं कि नुकसान पहुंचाने, इसको लेकर के तमाम रणनीति और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अब किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। हमारे संपादक नमन मिश्रा ये कहते हैं कि चिराग के एक दौर से नीतीश और तेजस्वी को दोनों को एक झटका लगा है। वो कौन सा झटका है वो आपको तो जानना चाहिए, और हमारे दर्शक तो उत्सुक रहते हैं कि क्या हो रही है बिहार की राजनीति में जानने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा के पास, पंचनामा के डॉक्टर हैं, चीरफाड़ करते हैं। सर ये बताइए कि क्या है वो दौर जो कि अब लगता है कि झटका लग चुका है। झटका लग भी चुका है और लगेगा भी, बिल्कुल, और कहिएगा तो लग भी रहा है। हमको इस बात को स्थापित करने से पहले थोड़ा सा पीछे तो जाना होगा। चुनाव के वक्त में, चुनाव के दौरान आप जब आए थे दिल्ली से, आपने देखा था कि बिहार में समीकरण गढ़े जा रहे थे जी। जो आप दिल्ली से चले थे तो समीकरण कुछ और था जी। जब आप पटना में लैंड किए समीकरण बदल गया। और जब तक आप जमीन पे उतरे तब तक परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल गई थी। तो मतलब दिल्ली से आप जो चले थे जिस चुनाव को कवर करने के लिए जी, जिन गठबंधनों को समझने के लिए, उनके विचार को जानने के लिए, यहाँ आने के बाद तो सब कुछ बदल गया जी। आपके सामने नए गठबंधन दोनों तरफ दिखे, और उन दोनों गठबंधनों के प्रारूप के अलावा भी बिहार में तीसरा मोर्चा हम लोग कर रहे थे जी, जी, जी। चौथा, पांचवा, छठा सब हो गया। इस बिहार के इस बार के चुनाव ने स्थापित कर दिया कि कोरोना हो, महामारी हो, आपातकाल हो, उल्का पिंड आ रहा हो पृथ्वी को खत्म तबाह करने के लिए, हम बिना हवा पानी के बिना रह सकते हैं जी, लेकिन डेमोक्रेसी के बिना नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। और वो डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं से लूप्ड है जी, जिसके लूप का फायदा हमेशा से नेता उठाते रहे हैं जी। दल बदल कानून जैसी कोई चीज़ नहीं है, नेताओं का नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं है, विचारधारा जैसी कोई चीज़ नहीं है जी, जी। एकमात्र विचारधारा है सत्ता तक पहुंचना जी। खैर इस ज्ञान में मैं नहीं पढ़ूंगा, वरना ये पंचनामा बहुत दूसरी तरफ चला जाएगा जी। अब हम आते हैं उस जगह पर, हुआ क्या फाइनली। दो दल थे, दो गठबंधन थे, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन जी। मुख्य लड़ाई इन दोनों में ही थी, मुख्यमंत्री इन दोनों में से किसी को ही बनना था जी। अंतिम दिन तक भी, चुनाव के रिजल्ट के दिन भी तेजस्वी और नीतीश कुमार में ही मुख्यमंत्री तय हो रहा था जी। हमने भी कई बातें कही थी, उसमें से कुछ बातें जो थी वो बिल्कुल ही सत्य हुई, क्योंकि नए समीकरण थे। देखिए बात समझिए, मैं पुराना पत्रकार नहीं हूँ, मेरी पत्रकारिता 10-12 साल की है जी। लेकिन जब समीकरण बदल जाते हैं मेरी आंखों के सामने, तब पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। तब ये 10 साल के जो नव सृजित ज्ञान है राजनीति का, यही सटीक बैठता है जी। आपके मन में 100 पूर्वाग्रह होंगे। आप देखिएगा कई बार जब आप देखते हैं नए पिचों पर जब जाते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ी, तो पुराने खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाते क्योंकि उनके मन में पूर्वाग्रह होता है। बिल्कुल। लेकिन नए खिलाड़ी जिनको पता है, जो अपनी टेक्निक पर भरोसा करते हैं, जो जानते हैं कि मैं आईपीएल में इन खिलाड़ियों के साथ खेल चुका हूँ, बाहरी विदेशी, तो वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं। जैसे कि आपने शुभम गिल को देखा, इस बार आपने पृथ्वी शॉ को देखा, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल रहे हैं। ऋषभ पंत ने अच्छा खेला, तो ऐसा नहीं कि पुराने खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि मैंने पूर्वाग्रह नहीं लाया इस बार जी। इस मेरी अपने विश्लेषण में मैंने पूर्वाग्रह नहीं लाया, और बाकी लोगों में पूर्वाग्रह दिखा जी। खैर इस बारे में नहीं जाऊँगा, वरना पंचनामा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब जगह पे आता हूँ, इन दो गठबंधनों के अलावा एक तीसरा बड़ा फोर्स था चिराग पासवान का। इतना बड़ा वोट परसेंटेज किसी और का नहीं था, चाहे वो तीसरे मोर्चे में चलिए, चौथे मोर्चे में चलिए, पांचवें मोर्चे में चलिए, पप्पू यादव पर चल जाइए, आप उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन में चल जाइए, आप एक और गठबंधन हुआ था उसमें चलिए, नहीं बन पाया, वो समीकरण नहीं दिखा। बिल्कुल। इसके पीछे कारण है कि मुख्य जो वोट बैंक है वो इन्हीं दोनों महागठबंधनों में रह गया था जी। और जो छिटक कर बाहर आया उसमें भी भाजपा दावा कर सकती थी,
नीतीश दावा कर सकते थे कि पासवान मेरे साथ है जी, लालू यादव दावा कर सकते हैं कि पासवान उनके साथ है, बिल्कुल, लेकिन चिराग ने साबित किया कि पासवान उनके साथ हैं। देखिए, मैं चिराग पासवान का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ। चिराग पासवान ने इस बार राजनीतिक साठगांठ की, कई सीटों पर उन्होंने लोकतंत्र को ही चुनौती जैसे दे दी जी। और इस बात का मैं बहुत खिलाफ करता हूँ। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन उन 26 लोगों ने जो उनकी पार्टी को छोड़ा, मुझे पता था चुनाव के दौरान कि क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे कैसी तैयारी चल रही है, कैसे प्रशांत किशोर का इंटरफेरेंस था चिराग पासवान के डिसीजंस में। वो वीडियो वायरल आपको याद है जो हुआ था चिराग पासवान का, बिल्कुल, हेयर टेक्सचर को लेकर, बिल्कुल, तो उस वक्त बहुत लोगों ने उनका विरोध किया था, बहुत लोगों उनके राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की जी। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि वो एक एक्टर है जी, तो वो बेसिक डिसेंसी कहीं नहीं छूटती है। अगर डॉक्टर अपने पिता का भी ऑपरेशन कर रहा हो, वो नहीं करता है जनरली आदमी, लेकिन कर रहा हो तो वो उसी तरह से डील करेगा जिस तरह से बाकी मरीजों के साथ करता है जी। ये तो वक्त उसे डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान का जो वोट बैंक था, जो नीतीश को, जो उनके पिता की तरफ से उनको मिला है, जिस वोट बैंक को नीतीश कुमार ने कई बार टैबू करने की कोशिश की, तबाह करने की कोशिश की, बिहार के इस राजनीतिक समीकरण से बाहर करने की कोशिश की। ऑब्वियसली चिराग पासवान भी दूध के धुले नहीं है। दिल्ली के चुनाव में जाकर चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार की बड़ाई की थी बिहार सरकार की, यहाँ आने के बाद जब अपनी समीकरण में सीटों उनको नहीं मिली तो वो बदल गए, उन्हें बिहार में कमियां दिखने लगी। तो आखिर चिराग पासवान का माइंडसेट बदला क्यों जी? एक लेटर आया था कल, बिल्कुल, अब सभी लोगों ने कल परसों खूब चर्चा की उस बाबा ने तो पूर्व से ही बता दिया था कि चिराग पासवान को लेटर लिख रहे हैं, ओपन लेटर कुछ लिखा जा रहा है, अंदर की खबर लग जाती है। उस लेटर ने स्थापित कर दिया कि चिराग पासवान की जो मनोस्थिति है वो तब बदली जब बिहार में उनको सीटें कम मिली और नीतीश कुमार का उनकी सीटों में सीधा प्रभाव था जी। ये उन्होंने लिखा उसमें 15 सीट दिया जा रहा था, इसलिए हम किए कि, तो आप समझिए कि मतलब नीतीश कुमार का प्रभाव था चिराग पासवान के ऊपर और उसके वजह से वो बदला जी, वो उनका माइंडसेट बदला। तब उन्होंने बिहारी पास जो भी चीज़ें की वो सारी चीज़ें, इससे बिहार का फायदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात तो स्थापित है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने सीटें कम दिलाने की प्रयास किया, जिसकी वजह से वो हड़क गए जी। एक और चीज़ यहाँ स्थापित होती है जो कि सभी को समझना चाहिए कि चिराग पासवान वाकई चाहते तो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते थे, बिल्कुल। कांग्रेस भी बेचैन थी, कांग्रेस के लोगों ने तो दिल्ली तक राजद ने भी तो लगभग राजद ने भी दावा कर दिया था कि वो आ सकते हैं हमारी तरफ, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। अगर चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाते तो उनको पता था कि सीधे तौर पर हर सीट पर भाजपा के वो डैमेज कर सकते थे कुछ ना कुछ, और कुछ सीटों पर भाजपा को उन्होंने डैमेज भी किया है। इस बार भी एक की दो सीटों पर लड़ी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता था। कांग्रेस की जिन 70 सीटें दी गई थी उसमें से भी 20 सीटें जरूर कटती चिराग के नाम पर जी, और अगर 20 सीटें कांग्रेस से छीन ली जाती तो रिजल्ट उन सीटों पर अलग हो सकता था, बिल्कुल। और चिराग पासवान के लिए भी वो समीकरण सूटेबल था। आप भाजपा के साथ रहते हैं तो आपको भाजपा के वोट बैंक पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है जी, लेकिन जब दलित राजनीति करते हैं, जब आप अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं तो आपका वोट बैंक वहां जुड़कर आपके फायदे के लिए काम करता है जी। इस बात को स्थापित करना जरूरी था यहाँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब वो अलग लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? नीतीश कुमार की सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं जी। नीतीश डैमेज। चिराग पासवान के साथ वो नहीं है तो कुछ तो वोट बैंक जो उनका अपना है वो तो नहीं जाएगा, बिल्कुल। अब यादव तो वोट नहीं देंगे ना चिराग पासवान को जी, नहीं तो मुसलमान तो वोट नहीं देंगे ऐसे चिराग पासवान को। चिराग पासवान को पासवानों का वोट बैंक है, वो हमारे दर्शक भी हमें फोन करके बताते हैं जी। और चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, इसमें रामविलास पासवान से ही वो बिल्कुल काफी दिन राजनीति होती है। उस समाज ने अपना नेता खोज लिया था रामविलास में। अब आप ये तय कर सकते हैं कि रामविलास ने बहुत नहीं किया उस समाज के लिए, लेकिन रामविलास पासवान शुरू से ही एक सभी जातियों में पॉपुलर नेता रहे हैं जी। उन्होंने कुछ राजनीति जात की जरूर की, लेकिन आगे चल के वो काफी लिबरल हो गए सभी जातियों को लेकर। या लालू नीतीश की बात करें तो लालू का माई समीकरण हो, नीतीश का लव कुछ समीकरण हो, इनका दलित समीकरण रहा है रामविलास पासवान का, और उसको नीतीश ने तोड़ने की कोशिश की। और जब उन्हें एहसास हुआ तब उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाया। और आज चिराग पासवान की पार्टी में उच्च सारे पदों पर आप देखिए जी, सवर्ण है, बिहार है, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनका प्रभाव है, बिल्कुल। खबर तो और भी हमारे पास आ रही है लेकिन सत्यापित नहीं हो पाई, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ एक बात तो स्थापित हो गई
जहां एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की तैयारी उनकी थी जी, जिसमें बहुत हद तक वो सफल रहे, क्योंकि पहला एजेंडा तो था कि भाजपा को मजबूत करना। बिल्कुल। तो भाजपा को तो उन्होंने मजबूत कर दिया। और दूसरा जो एजेंडा था कि नीतीश को रोकना, उसमें वो सफल नहीं रहे। लेकिन एक और बात उन्होंने की, अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते तो तेजस्वी को सीएम बनने से भी कोई नहीं रोकता है। इस बात को भी यहाँ स्थापित करना बहुत जरूरी है जी। जो वोट परसेंटेज उनका है, और जिस तरह से कांग्रेस को फ्री हैंड 70 सीटों पर मिला, वो नहीं मिलता। कांग्रेस की 70 सीटों में अगर विनेबिलिटी, अगर थोड़ा सा परसेंटेज 10% 20% भी ऊपर उठ जाता तो उससे सरकार बनाने में बहुत आसानी हो जाती तेजस्वी को। और वही समीकरण अगर 8% वोट आप जोड़ लीजिए, अब पूरे बिहार में आपने देखा है ना, 12-13 हज़ार वोटों का डिफरेंस रहा है। बिल्कुल। अगर ये डिफरेंस अगर चिराग पासवान पाट नहीं पाते क्या? अगर कुछ सीटों पर ही चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए होते तो आपको लगता नहीं? तो यहाँ पे सर एक अहम सवाल उठ रहा है और दर्शकों के मन में भी होगा कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में होते तो इस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर कर पाते क्या? जैसे कि अभी कमजोर उन्होंने किया है, लगभग माना जाए 20 से 25 सीटों पे तो नुकसान पहुंचा है। क्या इस तरह से कमजोर कर पाते अगर महागठबंधन का हिस्सा होते तो? बिल्कुल। देखिए, जो वोट बैंक, यहाँ एक ही चीज बस समझना जरूरी है, वो बाहर हट के भी उन्होंने डैमेज किया जी। अगर वो क्या साथ होते तेजस्वी यादव के, तो जो वोट बैंक इनका है वो तो इनका रहता ही ना। तेजस्वी का वोट बैंक तो तेजस्वी के पास है ही, और तेजस्वी प्लस चिराग हो जाता है। क्योंकि अभी एक माइंडसेट है लोगों का और बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो हुआ है तो है, लेकिन बीजेपी का वोट गया है एलजेपी के पास। जिन सीटों पर ऑब्वियसली जिन सीटों पर नीतीश कुमार के खिलाफ उतरे थे चिराग पासवान, वहां फायदा उनको मिला है बिल्कुल, बहुत भाजपा का वोट। लेकिन आप खुद समझ लीजिए, जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी का एजेंडा ही रहा है बिहार में एक में अपनी स्थापना करना ताकत का, वो कितना परसेंट अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ पाएगी? उसके कार्यकर्ता कितना छूट कर आ पाएंगे? नीतीश कुमार को कमजोर करना था, ये भाजपा की भी रणनीति थी जी। लेकिन वही बात मैं कहता हूं, अगर तेजस्वी यादव को चिराग पासवान का साथ मिल गया होता जी, जो कि बहुत पहले तय हो गया था जी जी। उन्होंने कह दिया था कि चिराग पासवान ने कह दिया था कि वो छोटा भाई है, आगे रन का फ्यूचर वही है जी जी, और साथ काम करने का मौका मिले तो हम लोग करेंगे। तो समझिए कितनी दूर की राजनीति थी। लेकिन वही मैं कहूंगा कि होते होते वो रह गई, और उसकी वजह से दोनों घाटा हुआ है। बिल्कुल, तेजस्वी को भी घाटा हुआ है और नीतीश को भी घाटा हुआ। नीतीश का कद गिरा है, तेजस्वी सीएम बनते बनते रह गए हैं। और अब आपको यहाँ सवाल असली जो उठ रहा है वो ये है कि वो तो हो गया, वो तो पास्ट में हो गया, आगे की रणनीति क्या है? आगे कैसे झटका दे सकते हैं ये दोनों को? बिल्कुल। बिहार के संदर्भ में एक बात आप समझ लीजिए, चिराग पासवान बिहार के एनडीए का हिस्सा नहीं है जी। जब ये सवाल आप पूछते हैं तो असहज हो जाते हैं उनके चिराग पासवान के जो एलजेपी के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो एनडीए का हिस्सा है, इस बात से कोई संशय ही नहीं। बिल्कुल जी। भले जदयू इसका जवाब कुछ अलग देगी कि नहीं है कि आरसीपी सिंह भड़क जाएंगे जी, कहेंगे आप किसके आदमी, किसी से आगे भड़क जाएंगे, लेकिन उस भड़कने से कोई फायदा नहीं है। चिराग पासवान केंद्रीय एनडीए का हिस्सा है और उसको कोई बदल नहीं सकता है। नीतीश कितना भी वीटो यूज कर ले, वीटो का एक खासियत होता है, वीटो को सर्टेन तरीके से और सर्टेन टाइम्स ही यूज किया जा सकता है। बिल्कुल। एक बार तो हो गया ये आपका एक लाइफलाइन खत्म हो गया है, कितना बार इसका उपयोग कीजिए? एक बैठक में आने से रोक दिया आपने बस। चिराग पासवान बिहार में भी एंट्री करेंगे, वो बिहार में भाजपा की रणनीतियों का हिस्सा हैं। उन्होंने एक ही गलती कर दी, उस गलती की सजा उन्हें मिल रही है भाजपा की तरफ से। उन्हें केवल नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जो भी रणनीतियाँ तय होंगी बंद दरवाजे में जी। उन्होंने कुछ भाजपा के खिलाफ भी कैंडिडेट उतारे हैं और उसमें प्रशांत किशोर का प्रभाव था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, था बिल्कुल। और उसकी वजह से भाजपा को चिढ़ है, उसकी वजह से अमित शाह को चिढ़ है, वरना नरेंद्र मोदी के दिल में आज भी चिराग पासवान के लिए स्थान है। और मैं आपको बता दूं, आज हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मेरी राजनीति में समझ छोटी लगेगी, लेकिन भाजपा के एक अकेले स्थापित होने में चिराग पासवान का बहुत बड़ा भूमिका होगा। और आने वाले समय में जब भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए ना चाहेगी, तो चिराग पासवान एक उप मुख्यमंत्री का सबसे उपयुक्त चेहरा, युवा चेहरा होंगे जी। नीतीश कुमार के बिना भाजपा बिहार में तेजस्वी के साथ सीधे नहीं चली जाएगी, उन्हें भी बिहार में एलाइज चाहिए। बिल्कुल जी। बिहार में जिस तरह से आप देखिएगा, छोटी सी पार्टी है,
मल्लाहों की पार्टी जी, मुकेश सहनी की पार्टी डिप्टी सीएम मांग रहे थे ना जी। भाजपा के साथ आने के बाद तो उनके मुंह से निकला भी नहीं एक बार डिप्टी सीएम। एमएलसी वाले 18 महीने में भी मान गए, वहाँ भी मान गए, तो बस वही बात है कि जिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ चिराग पासवान एनडीए में आते हैं, भाजपा के स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हैं, वो कॉन्फिडेंस ना तो मांझी में देखिएगा, ना नीतीश में देखिएगा आप, और ना ही वो मुकेश सहनी में दिखने वाला है। तो आगे चल के तेजस्वी यादव के कुछ जो और रणनीतियाँ हैं, मैं आपको आगे चल के चुनाव में बताऊंगा कि बहुत रणनीतियाँ हैं, तेजस्वी के पास भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस पर भी चिराग पासवान चाहें तो पानी फेर सकते हैं। नीतीश के आने वाले सपने हैं, प्लान्स हैं, उन पर तो डेफिनेटली वो पानी फेर रहे हैं। नीतीश कुमार वो जो 8% चिराग का वोट बैंक है जी, उसका कंपनसेशन खोज रहे हैं बिहार में। इसने डैमेज किया, अब इसके वोट को कंपनसेट कहाँ से करूँगा, चाहे अपने लोगों को हटाकर, जिन लोगों ने अंदर विरोध किया था उसको हटाकर, चाहे संगठन की और कसा हुआ बनाकर, चाहे जो समीकरण उनका है लव कुश वाला वो समीकरण साध कर, चाहे पुराने दोस्तों को लाकर, जो करना पड़े सब करेंगे नीतीश। लेकिन वो 8-9% जो कहा जाता है, 9% ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन 8-9% है, वो वोट बैंक डैमेज जिसने किया है, वो वोट बैंक लेकर आना है। बिल्कुल। तो आपने देखा पंचनामा में हमारे जो संपादक हैं नमन मिश्रा, उन्होंने तमाम बातें बताई जो कुछ आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान, लेकिन गौर नहीं कर पाए होंगे कि क्या कुछ चल रहा था। लेकिन अगर आप ये पंचनामा देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि चिराग पासवान कौन सा दाव चल दिया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों स्वाहा हो गए हैं। तो हम विराम देना चाहेंगे पंचनामा में, फिर मिलते हैं अगले कोई बड़ी खबर के साथ, बिहार की राजनीति के कोई बड़ी खबर के साथ, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।